सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। सो स्टूडेंट्स, अपनी बात चल रही थी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर की, और ये आज का लेक्चर और इसका अगला लेक्चर, ये दो लेक्चर इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इन दो लेक्चर्स के अंदर आपको ये पूरा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो मेन एंट्रीज़ जो हैं वो इन दो लेक्चर के अंदर मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा। देखिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के जो प्रारूप बताए थे मैंने आपको, उसमें एक तो था अंश पूंजी में परिवर्तन। अंश पूंजी में परिवर्तन के 5 तरीके थे। अंशों में समेकन के द्वारा, अंशों का उपविभाजन, अंशों को स्टॉक में और स्टॉक को अंशों में बदलना, नए अंशों के निर्गमन द्वारा और अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। इसकी अपन ने पांचों की एंट्रीज क्या क्या हो सकती हैं वो अपन ने देखी थी। इसके बाद में दूसरी अपन ने बात की थी अंश पूंजी में परिवर्तन की। अंश पूंजी में परिवर्तन सेकंड के अंदर जब अपनी बात हुई थी अंश पूंजी में परिवर्तन की, अंश पूंजी में कमी करना। अंश पूंजी में कमी करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब आवश्यकता से अधिक पूंजी अंशधारियों को कंपनी लौटा देती है। अंश पूंजी में कमी करना। अंश पूंजी में कमी करने में पहला तरीका था अंशों पर अदत्त राशि में कमी करके अथवा अदत्त दायित्व को समाप्त करके, और दूसरा तरीका था आवश्यकता से अधिक पूंजी को अंशधारियों को लौटाना, जब अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन किया जाए, जब अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन ना किया जाए। अब जो इसका जो मेन तरीका है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, जिस पे आपका क्वेश्चन मेन पूछा जाता है, वो है ये वाला पॉइंट, कंपनी के सदस्यों, लेनदारों और ऋणपत्रधारियों के साथ एक योजना बनाना, अनुविन्यास की योजना बनाना। इस पे मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ में कुछ एंट्रीज इसकी, एक दो एंट्री, कुछ एक दो एंट्री इसकी। मेन एंट्रीज आती हैं इसके क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन जो आएगा उसमें मेन एंट्री इसकी आएगी, योजना बनाने की। तो अब इसको आपको समझना है कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं। कंपनी के सदस्यों, लेनदारों, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का तीसरा तरीका है और अंतिम तरीका है। इसी पे मेन क्वेश्चन आता है। इसको अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। कंपनी के सदस्यों, लेनदारों व ऋणपत्रधारियों के साथ योजना बनाना। ये दो लेक्चर अब आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे। ये दोनों लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से आप सुन लेना, देख लेना, समझ लेना, आपको सारी एंट्रीज तुरंत समझ में आएंगी। अब इस योजना को समझने के लिए मैं एक आपको उदाहरण दूंगा, उस उदाहरण को अच्छी तरीके से आप समझ लेना। अगर ये उदाहरण आपके समझ में आ गया तो इसके बाद जो एंट्रीज़ मैं बताऊंगा वो तुरंत सारी एंट्रीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। कभी भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे। अब देखिए, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इस पूरी बात को जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सामान्यतया कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तब करती है जब कंपनी लॉसेस के अंतर्गत होती है, जब कंपनी की हानियां बहुत अधिक इकट्ठी हो जाती हैं, कई वर्षों से कंपनी निरंतर हानि में चलती रहती है, तो कंपनी प्राय करके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है। ऐसी स्थिति के अंदर जब कंपनी निरंतर कई वर्षों से हानियों में चल रही हो, तो कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर क्या स्थिति होती है वो पहले समझ में आ जाएगी, तो आपको तुरंत योजना भी समझ में आएगी, तुरंत सारी एंट्री भी समझ में आएगी। अब इसको अच्छी तरीके से समझना कि कंपनी की बैलेंस शीट में क्या प्रॉब्लम आ जाती है। कंपनी की बैलेंस शीट में क्या प्रॉब्लम आएगी। ये कंपनी की एसेट साइड, ये कंपनी की लायबिलिटी साइड। अब देखिए, जब कंपनी निरंतर हानियों के अंतर्गत चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में कंपनी, पहली बात तो मेरे को ये बताओ आप कि लॉस होंगे कंपनी को, तो लॉस कंपनी कहाँ दिखाएगी, एसेट्स में दिखाएगी या लायबिलिटी में दिखाएगी। मैंने आपको एक दिन पहले भी ये बात क्लियर की थी कि असेट साइड में सारे के सारे आते हैं
डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटीज साइड में आते हैं सारे के सारे क्रेडिट बैलेंस। तभी तो बैलेंस शीट का टोटल मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट जितने रुपए से अपन डेबिट करते हैं उतने रुपए से अपन क्रेडिट करते हैं, इसलिए बैलेंस शीट का टोटल हमेशा मिलना ज़रूरी होता है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी है वो निरंतर कई वर्षों से हानियों में चल रही है, निरंतर उसको हर वर्ष हानि हो रही है 3-4 सालों से। तो ऐसी स्थिति में वो कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लॉस होगा वो कहाँ पे दिखाएगी, असेट्स में दिखाएगी या लायबिलिटीज़ में दिखाएगी? पहले तो ये क्लियर कर लो। आज देखो, मैंने आपको बताया था लॉस का बैलेंस हमेशा कौन सा होता है? डेबिट। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो इसका मतलब लॉस हो रहा है तो उसका बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट। डेबिट बैलेंस होगा तो उसको कहाँ दिखाना पड़ेगा? असेट साइड में। तो देखो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। एक असेट साइड में शीर्षक होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इस शीर्षक के अंतर्गत कंपनी दिखाती है सारी की सारी कृत्रिम संपत्तियां, जिसमें एक तो आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कंपनी का लॉस इकट्ठा हुआ पड़ा है। इसी तरीके से अन्य जो कृत्रिम संपत्तियां, ये देखिए एक बात समझ लीजिए, संपत्तियां होती हैं 4 प्रकार की। एक तो होती है फिक्स असेट्स। पहले तो ये क्लियर करो, आप फंडामेंटल चीज़ें क्लियर करो। 11th-12th में आपने क्या क्लियर करा है पता नहीं मेरे को। फिक्स असेट्स होती हैं स्थायी संपत्तियां। स्थायी संपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं जिनका लाभ कंपनी को अनेक वर्षों तक प्राप्त होता है, जिन पे अत्यधिक मात्रा में पूंजी का विनियोजन किया जाता है। जैसे अब आपको पता है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स वगैरह। तो ये तो हो गई पहले प्रकार की संपत्तियां, फिक्स असेट्स। दूसरे प्रकार की संपत्तियां कंपनी के पास में होती हैं, जो आपको पता है वो हैं करंट असेट्स, चालू संपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं जिनका लाभ कंपनी को अधिकतम 1 वर्ष वित्तीय वर्ष तक मिलता है और जिनका रूप परिवर्तित होता रहता है। जैसे डेटर्स के अलावा बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो एक तो हो गई फिक्स असेट्स, एक हो गई करंट असेट्स, एक हो गई, इसकी अभी अपन बात करेंगे, एक हो गई आपकी फिक्टिटियस असेट्स या आर्टिफिशियल असेट्स मान लो आप, या इंटेंजिबल असेट्स कह लो इनको। इंटेंजिबल असेट्स अदृश्य संपत्तियां, जिसमें आपकी आ गई गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स वगैरह, ये अदृश्य संपत्तियां हो गई। और ये हो गई आपकी आर्टिफिशियल असेट्स, इनको अपन कहते हैं आर्टिफिशियल असेट्स। ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछते हैं कि आर्टिफिशियल असेट्स किसको कहते हैं, कृत्रिम संपत्तियां किसको कहते हैं। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने असेट साइड में दिखाया, इसलिए संपत्ति तो है ही है, लेकिन वास्तव में संपत्ति नहीं है। ये क्या है? खर्चे का बैलेंस, हानि का बैलेंस ऑफ लॉसेज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? लॉस है ये, तो बैलेंस ऑफ लॉस है, लेकिन चूंकि इसका बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है, इसलिए इसको आपने कहाँ पे दिखाया? असेट साइड में। तो इसलिए इसको अपन संपत्ति तो कहेंगे। और इसको कौन से शीर्षक में दिखाते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंसेस के शीर्षक में दिखाते हैं। और इसको अपन क्या मानते हैं? कृत्रिम संपत्ति। और इसी का दूसरा नाम है फिक्टिटियस असेट्स। अब ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, बीकॉम फाइनल ईयर में आ गए हो आप। कृत्रिम संपत्ति आर्टिफिशियल असेट्स भी कहते हैं, फिक्टिटियस असेट्स भी कहते हैं। और इनका शीर्षक कौन सा होता है? इनका मिसलेनियस एक्सपेंसेस शीर्षक में दिखाया जाता है। और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा जो इस शीर्षक के अंतर्गत दिखाई जाती है? जैसे आपने इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, अगर है तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से इसके अंतर्गत एक और आती है अंडरराइटिंग कमीशन। अगर आपने अंडरराइटिंग कमीशन दिया है, उसको अपलिखित नहीं किया है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा।
ठीक है ना। इसी तरीके से स्थगित आयगत जैसे हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे क्या हैं, लॉस हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस तो लॉस है ही, ये क्या है, तीनों खर्चे हैं। बैलेंस ऑफ एक्सपेंसेस, ये क्या है, बैलेंस ऑफ लॉसेज। तो ये सारे के सारों का बैलेंस कौन सा होता है, लॉसेज का बैलेंस भी डेबिट होता है, खर्चों का बैलेंस भी डेबिट होता है। इसलिए इनको अपन कहाँ दिखाते हैं, डेबिट बैलेंस को असेट साइड में दिखाते हैं। असेट साइड में दिखाते हैं इसलिए इनको संपत्ति तो कहना पड़ेगा, लेकिन इनको कौन सी संपत्ति माना जाता है, आर्टिफिशियल असेट्स या फिक्टिटियस असेट्स। तो अगर कभी आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाए आर्टिफिशियल असेट्स या फिक्टिटियस असेट्स कौन सी होती हैं, तो इसका सीधा आंसर है कि आर्टिफिशियल असेट्स वास्तव में कोई संपत्ति नहीं होती, बल्कि ये या तो खर्चों के बैलेंस होते हैं या लॉसेस के बैलेंस होते हैं। चूँकि ये सारे बैलेंस डेबिट होते हैं, इसलिए इनको असेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंसेस शीर्षक के अंतर्गत दिखा दिया जाता है और इनको कृत्रिम संपत्ति माना जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी अपनी बात चल रही है कि जो कंपनी लगातार लॉसेज में चल रही है, कई वर्षों से निरंतर हानि में चल रही है, तो उस कंपनी की बैलेंस शीट में क्या होगा, वो वाली बात चल रही है अपनी। तो उसकी बैलेंस शीट में सबसे पहली चीज़ तो होगी ये कि उसकी बैलेंस शीट में बहुत सारी आर्टिफिशियल असेट्स इकट्ठी हो जाएंगी। जैसे ये सारी आर्टिफिशियल असेट्स इकट्ठी हो गई हैं इसकी बैलेंस शीट के अंदर। कौन कौन सी आर्टिफिशियल असेट्स है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस इकट्ठा हो गया, एक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए। ये सारी की सारी कृत्रिम संपत्तियां इस कंपनी के बैलेंस शीट में इकट्ठी हो चुकी हैं। अब कंपनी अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती है तो कंपनी सबसे पहले तो ये चाहेगी कि ये सारे खर्चे और हानियों के बैलेंस यहाँ से हटा दिए जाएं। मान लो सपोज करो यहाँ पर ये सारे के सारे मिलाकर कितने रुपए के इकट्ठे हो गए, 20 लाख रुपए के, 20 लैक्स। यहाँ पर ये सारी कृत्रिम संपत्तियाँ कितने रुपए की इकट्ठी हो चुकी हैं आपके पास में, 20 लाख रुपए की इकट्ठी हो चुकी हैं। तो अब आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है तो ये सारी यहाँ से हटानी है। हटाओगे तो आपको कितने रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी, 20 लाख रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और प्राय करके जो कंपनियाँ लगातार हानि में चल रही होती हैं उनकी ये इंटेंजिबल असेट्स जो होती है, अदृश्य संपत्ति, गुडविल वगैरह, ये भी प्राय करके वास्तविक मूल्य पर नहीं होती। गुडविल कंपनी ने तो दिखा रखी है यहाँ पर मान लीजिए 10 लाख रुपए की, और वास्तव में कंपनी कह ये रही है कि हमारी गुडविल 10 लाख की नहीं है, हमारी गुडविल तो आज के दिन मुश्किल से 5 लाख रुपए की है। तो इसको भी सही करना है। एक तो आपको ये कृत्रिम संपत्तियाँ हटानी है, एक आपको गुडविल 10 लाख की जगह कितनी करनी है, 5 लाख रुपए करनी है। तो अब आपको रुपए कितने चाहिए, इन कृत्रिम संपत्तियों को यहाँ से हटाना है। इनको हटाने के लिए कितने रुपए चाहिए, 20 लाख। गुडविल को 10 लाख की जगह 5 लाख करना है, तो इसके लिए कितने रुपए चाहिए, 5 लाख। तो अब आपको टोटल रुपए कितने चाहिए, 25 लाख रुपए चाहिए आज के दिन। अब ये 25 लाख रुपए कहाँ से आएगा, इसमें एक संपत्ति और आती है, वो ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय। तो ये सारी कृत्रिम संपत्तियां हैं, ये क्वेश्चन के अंदर दी होंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ये सारी की सारी कृत्रिम संपत्तियां हैं। कितने रुपए की इकट्ठी हुई पड़ी हैं ये, 20 लाख रुपए की। अब आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है तो 20 लाख रुपए तो एक चाहिए इन सबको हटाने के लिए। दूसरा, आपकी गुडविल 10 लाख की जगह कह रहा है 5 लाख रुपए की है मार्केट के अंदर, तो गुडविल को भी 5 लाख रुपए कम करना है, तो 5 लाख रुपए ये चाहिए। तो अब आपको रुपए कितने चाहिए, 20 लाख रुपए तो एक चाहिए, 5 लाख रुपए ये चाहिए, तो आपको रुपए कितने चाहिए, 25 लाख। अब ये 25 लाख रुपए कंपनी कहाँ से अरेंजमेंट करेगी, यही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। तो अब कंपनी इस 25 लाख रुपए की व्यवस्था कहाँ से करेगी, यहाँ से देखो, अब हेडिंग पढ़ो, कंपनी के सदस्यों का मतलब शेयर होल्डर्स, कंपनी के क्रेडिटर्स और कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स के साथ में योजना बनाना। अब कंपनी क्या करेगी, अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, वो कहाँ पर आएंगे, लायबिलिटी साइड में यहाँ आएंगे ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इनके साथ बैठकर एक योजना बनाएगी।
और वो योजना बनाएगी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की कि भाई हमें को एक तो 20 लाख रुपए ये यहाँ से हटाने हैं, ये गुडविल को सही मूल्य पर लाना है, तो इस 25 लाख रुपए की हमें व्यवस्था करनी है। एक प्रॉब्लम और हो रही है हमारे साथ में, वो प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमने प्लांट एंड मशीनरी हमने जो बैलेंस शीट में दिखा रखी है वो तो दिखा रखी है मान लो 8 लाख रुपए की, लेकिन वास्तव में आज के दिन इस प्लांट एंड मशीनरी का मूल्य कितने रुपए का है? मार्केट वैल्यू इसकी आज के दिन है 5 लाख रुपए ही। हमने तो ज़्यादा मूल्य पर दिखा रखी है ये, तो 3 लाख रुपए और चाहिए, 20 लाख रुपए तो ये चाहिए। गुडविल को 10 की जगह 5 करना है तो 5 लाख रुपए ये चाहिए, 25 लाख। ये 8 की जगह 5 लाख करनी है तो 3 लाख रुपए और चाहिए। तो आपको 20 और 5 25 और 3 28 लाख रुपए चाहिए अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। एक फ़ायदा तो यहाँ पर कंपनी ये हो रहा है, देखो कंपनी को, कि लैंड एंड बिल्डिंग हमने तो दिखा रखी है 7 लाख रुपए की, लेकिन मार्केट में आज के दिन ये लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 7 लाख की जगह हो गई 11 लाख रुपए। तो ये तो अपने लिए बढ़िया बात हो गई, ये तो प्लस पॉइंट हो गया। 7 लाख की जगह कितने रुपए की है? 11 लाख रुपए की हो गई, तो ये तो 4 लाख रुपए प्लस हो रहे हैं। तो अब देखो कंपनी को टोटल कितने रुपए चाहिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वो बात क्लियर कर लो। फिर ये पैसा आएगा कहाँ से, योजना कैसे बनेगी, उसकी बात करूँगा मैं। तो पहले तो ये समझ लो अब रुपए चाहिए कितने कंपनी को आज के दिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। एक तो सारे के सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस को हटाना है, कृत्रिम संपत्ति आर्टिफिशियल असेट्स को हटाना है, इनको हटाने के लिए कितने रुपए चाहिए? 20 लाख। एक बात। दूसरी बात, गुडविल 10 लाख की जगह हो गई 5 लाख की, तो गुडविल की वैल्यू कम करनी है तो 5 लाख रुपए हमें ये चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए गुडविल को सही करने के लिए। एक प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख की जगह हो गई 5 लाख की, तो प्लांट एंड मशीनरी को सही करने के लिए चाहिए 3 लाख रुपए। तो अभी टोटल मेरे को कितने रुपए चाहिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए? मेरे को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आज के दिन रुपए कितने चाहिए? 28 लाख रुपए चाहिए। 28 लाख रुपए अगर होंगे तो मेरे को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कर पाऊँगा। उसमें से ये मेरे को प्लस पॉइंट हो गया, एक प्लस पॉइंट तो हो गया मेरे पास में, ये पैसा तो मेरे को आज के दिन चाहिए। अब मेरे को एक प्लस पॉइंट तो ये हो गया कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो मेरी 7 लाख की थी, लेकिन मार्केट वैल्यू कितने की है उसकी? 11 लाख की। तो 7 की जगह मैं अब 11 लाख की कर दूंगा, तो ये मेरे पास में प्लस आ गया 4 लाख रुपए। तो 28 लाख में से 4 लाख रुपए तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन बाकी के 24 लाख रुपए अब कहाँ से आएंगे? तो बाकी के 24 लाख रुपए के लिए कंपनी सदस्यों से, लेनदारों से और ऋण पत्रधारियों के साथ योजना बनाएगी। अब वो योजना कैसे बनाएगी, इन सब की एंट्रीज क्या होगी, ये आपको तुरंत समझ में आएगी, सारी की सारी बात समझ में आएगी। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कल बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा वो योजना कैसे बनेगी। योजना बनने के बाद में इनकी एंट्रीज़ क्या होंगी, एंट्रीज़ आपके तुरंत समझ में आ जाएंगी सारी, आप कभी भूल भी नहीं पाओगे वो एंट्रीज़ को। तो इस तरीके से वो योजना और एंट्रीज़ अब अपन इसके आगे की जो बात है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था ये 2 लेक्चर अब आप कभी मिस मत करना। ये 2 लेक्चर के अंदर पूरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपके समझ में आ जाएगा, सारी एंट्रीज़ आपके कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब आगे की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।